राम राम। मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नक्षत्रों की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम नक्षत्रों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि नक्षत्रों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं। यदि इस वीडियो का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, पहले जाकर उसे देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। यह वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, नक्षत्र का उपयोग किस प्रकार हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, कोई नक्षत्र ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। प्रत्येक नक्षत्र के कुछ एट्रीब्यूट्स यानी गुणधर्म होते हैं। दिक्कत तब आती है जब हम उस पर्टिकुलर नक्षत्र में उसके गुणधर्म के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह नक्षत्र के स्वभाव है। देखिए, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती मृदु नक्षत्र हैं। मृदु का मतलब कोमल होता है। तो यदि आपसे कोई रूठ गया है और आपको उसको मनाना है तो वह समय खोजिए जहां चंद्रमा मृदु नक्षत्र में गोचर यानी ट्रांजिट कर रहा है। वह व्यक्ति आसानी से मान जाएगा। सिंपल शब्दों में ट्रांजिट का मतलब होता है आकाश में ग्रहों की करंट पोजीशन। अब चंद्रमा का ट्रांजिट देखने के लिए आप दिक् पंचांग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मोबाइल से कुंडली बनाना सिखाया था। देखिए, इस पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस आपको इस प्लेस वाले सेक्शन में अपना प्लेस लिखना है और सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करना है ऐसे। अब आपको पंचांग वाले सेक्शन में जाना है और देखिए यहाँ नक्षत्र दिखा रहा है। ये नक्षत्र आप चंद्रमा का पोजीशन देख के भी ज्ञात कर सकते हैं। यही नहीं, आप पंचांग वाले सेक्शन में भी दैनिक पंचांग पर क्लिक कर सकते हैं और ये आ गया नक्षत्र। इसमें यह भी लिखा आ रहा है कि इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। देखिए, अगर आप किसी को मनाने मृदु नक्षत्र के बजाय उग्र नक्षत्र में चले गए तब तो झगड़ा होगा ही होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी को मनाना है तो मृदु नक्षत्र में मनाइए। उग्र नक्षत्र में मनाएंगे तो बात बिगड़ जाएगा। देखिए, पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा चर नक्षत्र हैं। चर का सिंपल मतलब मूवमेंट होता है। यदि आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसका मूवमेंट हमेशा बना रहे, जैसे दुकान इत्यादि खोलना है और आप चाहते हैं कि आपका दुकान हमेशा चलता रहे, तो चर नक्षत्र का इस्तेमाल करिए। यदि आप स्थिर नक्षत्र का इस्तेमाल करेंगे तो दुकान ठप पड़ जाएगा या फिर ग्रोथ नहीं होगा। यदि गाड़ी खरीदना है तो चर नक्षत्र में खरीदिए ताकि उसका मूवमेंट हमेशा बना रहे। यदि आप स्थिर नक्षत्र में गाड़ी खरीदेंगे तो एक तो यह कंडीशन हो सकता है कि या तो वह ज्यादातर गैराज में ही पड़ा रहे या फिर उसमें कंटिन्यूअस खराबी आती रहेगी ताकि आप उसे ज्यादा चला ना सके। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा स्थिर नक्षत्र हैं। स्थिर का मतलब फिक्स होता है। यदि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो लंबे समय तक बना रहे, लंबे समय तक फिक्स रहे, तो आप इसे स्थिर नक्षत्र में कर सकते हैं, जैसे घर बनवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना इत्यादि। यदि आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो आप स्थिर नक्षत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई फिक्स डिपॉजिट कराना है और आप चाहते हैं कि समय से पहले उसको न तोड़वाना पड़े, तो वह समय चुनिए जिस समय चंद्रमा रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो। चलिए अब नक्षत्रों के कुछ और गुणधर्मों पर ध्यान देते हैं। नक्षत्रों को ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, तिर्यकमुखी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्ध्वमुख का मतलब होता है ऊपर की ओर, अधोमुख का मतलब होता है नीचे की ओर, तिर्यकमुख का मतलब होता है सामने की ओर। यदि आपको बिल्डिंग इत्यादि बनवाना है जो जमीन से ऊपर की ओर वाला काम है तो ऐसे काम को आप इस नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं। यदि आपको अंडरग्राउंड इत्यादि बनवाना है, जमीन खुदवाना है, तो अधोमुखी नक्षत्र का इस्तेमाल करिए। इन दोनों का एक और मतलब हो सकता है। ऊर्ध्वमुख का मतलब होता है ऊपर की ओर अर्थात ग्रोथ, अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर हो सकता है अर्थात डाउनफॉल। तो यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में करिए क्योंकि उसका दाम बढ़ता रहेगा। अगर जमीन खरीदना हो तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र अच्छा रहेगा और यही काम यदि आप अधोमुखी नक्षत्र में करेंगे तो हो सकता है कि जमीन की दाम गिर जाए या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको जमीन एक्चुअल प्राइस से कम दाम में बेचना पड़े। चलिए अब अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। देखिए, लोचन का मतलब होता है आँख, दृष्टि, देखना। अब सुलोचन नक्षत्रों को देखिए।
सु का मतलब होता है सुगमता से अर्थात आसानी से, और लोचन का मतलब होता है देखना, अर्थात यदि आपको कोई ऐसा काम करना है जो सबको आसानी से दिख जाए तो आप सुलोचन नक्षत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसका एक और एप्लीकेशन हो सकता है कि सुलोचन नक्षत्र में यदि कोई इंपॉर्टेंट वस्तु खो गई है तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी, और अंडलोचन नक्षत्र में खोई हुई वस्तु शायद ही आपको मिले। अंडलोचन का मतलब ही होता है जो आपको कभी ना दिखे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मेरे किसी रिलेटिव का 60,000 रुपया गायब हो गया था। जब मुझे पता चला तो मैंने सिर्फ इतना देखा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। उस समय चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में था। मैंने उस व्यक्ति से कहा, देखिए सामने ही पैसा रखा होगा, और 2-3 घंटे में ही उस रिलेटिव की पैंट की जेब में से रुपया मिला। इसी से जुड़ा हुआ एक और एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बार कोई फंक्शन था, मेरे किसी रिलेटिव का सोने का चेन खो गया। बहुत देर खोजने के बाद सब लोग बहुत पैनिक हो गए कि आज तो हो गया मोटा नुकसान। घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, केटरिंग वाले भी आए हैं, अब तो शायद ही चेन मिलेगा। जब मुझे इस बारे में पता लगा तो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। उस समय भी चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ही था। तब तो मुझे इतना तो यकीन हो गया कि चेन यहीं कहीं आसपास है और 100% मिलेगा ही मिलेगा। मैंने उस प्रश्न कुंडली में यह देखा कि गुलिक किस राशि में है। गुलिक जिस राशि में होता है उस राशि की दिशा में ही खोई हुई वस्तु मिलती है। मैंने उनसे कहा कि उत्तर पूर्व दिशा में ही खोई हुई वस्तु मिलेगी, और मैंने उनसे यह भी कहा कि वह चेन एक जगह स्थिर नहीं है, वह लगातार घूम रहा है। मुझे लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसे अपने पर्स या जेब में लेकर घूम रहा है। बहुत देर हो गया था, रात भी हो गई थी, तब भी वह चेन नहीं मिला। अंत में वह रिलेटिव जब सोने गया तो वह चेन उसके कपड़े में ही अटका हुआ मिला, और जिस स्थान पर वह चेन मिला वह घर का उत्तर पूर्व दिशा ही था। देखिए, यदि आप कोई YouTube वीडियो देखेंगे या फिर गूगल पर सर्च मारेंगे तो उसमें लोग आपको उल्टा बताएंगे कि सुलोचन नक्षत्र में कुछ खो जाता है तो जल्दी नहीं मिलता, और अंडलोचन नक्षत्र में आसानी से वस्तु मिल जाती है। अगर यह सत्य होता तो सुलोचन नक्षत्र में 2 बार खोई हुई वस्तु नहीं मिलती। नाम से ही स्पष्ट है, सुलोचन का मतलब होता है जो आसानी से दिख जाए, और अंडलोचन का मतलब होता है जो कभी ना दिखे। इसलिए ऑथेंटिक जानकारी के लिए ग्रह लक्षण ज्योतिष से जुड़े रहिए। अब थोड़ा कुछ सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय लगभग 24 घंटा होता है, और नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। चंद्रमा को भी 13 डिग्री 20 मिनट चलने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर नक्षत्र सूर्योदय से ही चालू हो। चंद्रमा जब भी नक्षत्र के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करता है तो उस मोमेंट पर नक्षत्र बदल जाता है। यह क्रिया कभी भी हो सकती है, दोपहर में भी और आधी रात को भी। दिन के 24 घंटे में कभी भी नक्षत्र बदल सकता है। एक नक्षत्र 2 दिन को ओवरलैप कर सकता है। सुविधा के लिए यह माना जाता है कि सूर्योदय के समय चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र पूरे दिन के लिए माना जाता है। परंतु कुंडली एनालिसिस और मुहूर्त सिलेक्शन में ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस मोमेंट पर व्यक्ति का बर्थ हो रहा है अथवा जिस मोमेंट पर कोई कार्य शुरू हो रहा है, ठीक उसी मोमेंट पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र को मानना चाहिए। नहीं तो पता चला आप ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र सोच की इन्वेस्टमेंट कर दिए और वास्तव में वह अधोमुखी नक्षत्र था। अतः जिस मोमेंट पर कार्य करना है उस मोमेंट पर नक्षत्र अवश्य चेक कर लीजिए। अब देखिए, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में आपको 9 नक्षत्र मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि यह सारे नक्षत्र आपको सूट करे। अब इनमें से कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको पता लगाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। नव तारा विधि उसमें से एक है। आप बिना इन विधियों के भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, पर इससे एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह सारी विधियां समझाने के लिए टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं जब मुहूर्त वाला सीरीज चलाऊंगा तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपको जो एप्लीकेशंस बताए हैं वह तो कुछ नहीं है। नक्षत्रों के और भी बहुत सारे गुणधर्म हैं जिनके एप्लीकेशंस लिटरली हजारों में हैं। अभी तो मैं बस बेसिक चीजों को टच कर रहा हूँ ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी का ओवरव्यू मिल सके। जब आप लेमैन से बिगिनर लेवल पर पहुँच जाएंगे तो मैं इन सभी टॉपिक्स पर इन डेप्थ वीडियोस बनाऊंगा। अब यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियोस में। जय श्री राम।